साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्रैक्टिस सीरीज़, उसका आज ये चौथा दिन है और ये डे 4 है। तो साथियों, अभी तक ऐसा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं और प्लस उसके साथ जो करंट अफेयर्स है वो मिक्स करके मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आने वाला एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 का या प्री एग्ज़ाम, उसमें आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी और सहायक होगी। और इसमें कुछ सवालों को भी मैं अपने इस क्रम में शामिल कर लेता हूँ, तो उन सवालों के जवाब आप लोग यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आपको सुझाव देना है या कमेंट करना है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कर सकते हैं। तो साथियों का बिना किसी देर करके मैं आगे चल रहा हूँ। आप लोग इस डे 4 की प्रैक्टिस को सुनिएगा और ये सीरीज़ रुकेगी नहीं, आप लोग बस इसको डेली सुनते जाइएगा। कुछ नहीं करना, आपको 10 से 15 मिनट निकालने हैं और इसको सुनना है प्रॉपर्ली। तो चलिएगा, पहला सवाल, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पहला और इम्पोर्टेंट सवाल है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ। तो आप लोगों को जो राइट आंसर है वो ध्यान रखना है 1986, तो 1986 आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब 1986 के साथ ही साथ कुछ और एक्ट ऐसे भी हैं जो आप लोगों को साथ में याद रखने हैं, तो उनके साथ साथ वो मैंने ऐड कर दिए हैं। जैसे इसमें आप वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद रखेंगे और वन्यजीव संरक्षण 1972 1972। तो साथियों, ये तीनों ही सवाल ऐसे हैं जो बार बार हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो आप लोग इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कौन कौन से? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। और उसके बाद एक और दिवस, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़े हुए सवाल हैं, तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि 5 जून को एक दिवस मनाया जाता है पर्यावरण दिवस के नाम से। तो ये भी चीज़ आपको इसी के साथ साथ याद कर लेनी है। लेकिन मैं आपको एक सवाल यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो 2020 की इस बार 2020 की जो थीम है पर्यावरण दिवस की, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल बताइएगा। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आगे सवाल पे चलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा है। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आंदोलन था गांधी जी का, वो था 1917 में चलाया गया चंपारण सत्याग्रह। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि गांधी जी का जो प्रवास था पहले साउथ अफ्रीका में था। गांधी जी अफ्रीका में थे और उसके बाद 1915 में 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। और कौन सी डेट्स को? 9 जनवरी को। तो आपको ध्यान रखना है कि 9 जनवरी 1915, तो ये वो दिन था जब गांधी जी वापस आए। और इसी की याद में एक 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो साथियों, आप लोगों को ये दिवस भी साथ ही साथ याद कर लेना है। और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, गांधी जी जब इंडिया में आए तो आप उसमें देखेंगे कि इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो उन्होंने क्या कहा, इनको एक सुझाव दिया कि आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप लोग क्या करना है कि 2 साल तक अपनी आंखें खुली और मुंह बंद रखना है। तो ये गांधी जी के लिए सुझाव था। गांधी जी ने अपने गुरु की बात को शब्द से पालन किया और उन्होंने 2 साल तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद 2 साल बाद 1917 में पहला जन आंदोलन उन्होंने किया, जो था चंपारण, बिहार में। तो ये सारी बातें आप लोग देख सकते हैं। चंपारण में आंदोलन करने के बाद और भी आगे बहुत सारी आंदोलन की लिस्ट जाती है, वो कभी हम लोग बाद में जब क्रम पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। फिलहाल इतना ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो बनाई गई थी 1917 में। तो सबसे पहले अध्यक्ष अगर आप देखेंगे तो WC बनर्जी, जो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही कब 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर, उसको आप ध्यान रखें, 28 दिसंबर 1885। और उसी के साथ साथ पहले अध्यक्ष WC बनर्जी बने। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए जिसमें आप लोग बदलाव दे सकते हैं। और एक ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। आयरिश थी, ये आप लोग देख सकते हैं। और उसके साथ भारत की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी वो बनी सरोजनी नायडू, और ये 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन था उसमें ये अध्यक्ष बन गई थी।
और सरोजिनी नायडू के साथ एक और स्टेटमेंट आपका इम्पोर्टेंट है, जो है गवर्नर बनने का। तो साथियों, ये गवर्नर बनने का कि उत्तर प्रदेश की, और बल्कि यूँ कहें कि भारत की भी पहली गवर्नर रही हैं और ये राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू। ये स्टेटमेंट आपको सारे याद कर लेने हैं इसके साथ साथ। चलिएगा, डेटम लाइन क्या है? तो डेटम लाइन आप लोग देख सकते हैं समुद्र तल की क्षैतिज रेखा। तो आप लोग, अगर मैं आपके लिए एक समुद्र का पार्ट बनाऊं जैसे ये, तो आप लोग देख सकते हैं तो ये जो ऊपर की लाइन वाली है, जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये तो है तल, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आप देख सकते हैं जहाँ पर पानी टिका हुआ होता है, इसे बोलते हैं हम नितल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तल और नितल, तो ये बात हो रही है समुद्र तल की, यानी कि ऊपर की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई और गहराई नापी जाती है, जिससे, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, तो ऊंचाई और गहराई किसी भी स्थान की डेटम लाइन से नापी जाती है। तो आप लोग ये देखेंगे कि अभी जैसे कोई भी प्लेस है तो उसकी, जैसे रेलवे स्टेशन भी है, तो वहाँ पर साथियों बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बोर्ड पे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर इतने मीटर, तो वो इसी क्षैतिज तल से, जैसी क्षैतिज रेखा से नापी जाती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और एक और सवाल इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग उस सवाल को सर्च करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि जो भारत की जो औसत ऊंचाई या गहराई नापी जाती है वो कहाँ से नापी जाती है। तो क्योंकि सब जगह तो एक जैसा सिस्टम है नहीं, तो वो प्लेस आपको बताना है जहाँ से हमारे देश की ऊंचाई गहराई नापी जाती हैं। चलिएगा चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इंसुलिन साथियों हमारी बॉडी में आप लोग देख सकते हैं कहाँ बनता है। तो ये आप देखेंगे कि पहला जो लिखा है, कुछ सेल्स हैं हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, और वो हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स हैं लैगरहैंस की दीपिकाओं में, छोटी छोटी पुटिकाएँ होती हैं लैगरहैंस की, उन दीपिकाओं की बीटा सेल्स में ये इंसुलिन बनता है। साथियों आप लोग देखते हैं कि अगर इंसुलिन थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो जाती हैं। तो इस बार कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मधुमेह, डायबिटीज़, इंसुलिन की कमी होने से ये रोग हो जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा रोग हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की कमी होने की वजह से डायबिटीज़ या मधुमेह हो सकता है, और अधिक होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो साथियों आप लोगों को पता है कि जब कमी हो जाती है इसकी इंसुलिन की बॉडी में, तो ये क्या होता है कि इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं बाद में, और उसको बाहरी तौर से लिया जाता है। जैसे डहेलिया की जड़, ये पौधा होता है, उसकी जड़ से इसको कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ताकि हमारा जो डायबिटीज़ है या मधुमेह है वो ठीक रहे। इसके लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि इंसुलिन की जो खोज की गई थी वो 1921 में की थी, और किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट ने। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी सारी बातें इंसुलिन के बारे में, तो वो आपके काम आ सकती हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। अगला शब्द है कि विटामिन के लिए विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर है फंक। साथियों आपको वैसे तो मैं बता दूं कि जो मेन आंसर याद रखना है वो फंक, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल यही पूछा गया है कि विटामिन के लिए जो शब्द प्रयोग किया वो किसने किया। खोजकर्ता नहीं, खोजकर्ता अलग थे और उसको विटामिन शब्द देने वाले व्यक्ति अलग थे। तो विटामिन शब्द देने वाले थे फंक और खोजकर्ता थे लूनिन। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं, और विशेष तौर से तो आपको फंक ही याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, रेशम का धागा बना होता है। तो साथियों आप देखते हैं कपड़े अलग अलग प्रकार के जो रेशे होते हैं, सूती कपड़े के रेशे भी हो सकते हैं, और सूती के भी हो सकते हैं, रेशमी भी हो सकते हैं। तो रेशम का जो धागा बना होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो साथियों आप देखते हैं रेशम का जो कीड़ा होता है उसी से वो धागे बनाता है, रेशे बनाता है, तो वो एक प्रोटीन होता है। और जबकि सूती कपड़ा जो कि हम लोग पौधों से प्राप्त करते हैं वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कह लीजिएगा, वही स्टार्च। तो आप कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि रेशम का जो धागा है वो प्रोटीन से बना होता है, और सूती कपड़ा जो बना होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। नेक्स्ट सवाल, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है
तो आप लोग देख सकते हैं उसको कहते हैं विटामिन B12 और इसमें होता है कोबाल्ट और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाइलामीन। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को जोड़ते हुए देख सकते हैं। जैसे विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट, वैसे ही आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें होता है आपका Fe आयरन, और जो आपका हरित लवक होता है पौधों में होने वाला उसमें कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। पहली, विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट CO करके इसका साइन होता है, और जो आपके हीमोग्लोबिन में मिलता है वो आपका Fe यानी कि आयरन, और जो हरित लवक में मिलता है प्लास्टिड्स में वो आपको मैग्नीशियम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। चलिएगा अगले पेज पर चलते हैं साथियों हम लोग। ये आप देखेंगे कि कुछ करंट के सवाल हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में दें। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या दिया गया है? तो नई शिक्षा नीति अभी है ये साथियों, किसको हटाते हुए, 1986 को। तो ये पिछली नीति थी, इसको चेंज करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है, और इसमें चेंज करते हुए आप लोग देखते हैं कि नए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक नया नाम दिया गया है जिसे आप बोल सकते हैं शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी 1986 में एक एक्ट भी आया था, पीछे आप देखते हैं तो वो था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण एक्ट, तो वो भी आपको साथ में ध्यान रखना था। चलिएगा, नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे ही मुझे ज़रूरत लगती है वैसे ही मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर के आऊँगा। खैर, मार्च 2020 तक भारत में रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता कितनी हो गई है? एक शब्द इसमें आया है रूफटॉप। तो रूफ होती है छत, और उसके टॉप पर जितने भी प्लांट्स लगाए जाते हैं सोलर सेल्स, तो उसको हम लोग रूफटॉप सोलर मॉडल कहते हैं। तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें घर घर जा कर के घर की छत पर ये आप प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपकी बिजली खपत से ज़्यादा आप लोग पैदा कर रहे हैं तो वो सरकार को बेच भी सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो आंकड़े हैं मार्च 2020 तक के, वो आप हैं कि इसमें 1922 मेगावाट की क्षमता भारत सरकार ने अब तक कर ली है रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्रों से। और आपको ये भी बता दूं कि गुजरात भारत का नंबर 1 स्टेट है जो रूफटॉप इंस्टॉलेशन में सबसे आगे है। तो गुजरात को आपको याद रखना है, और उसके बाद 1922 मेगावाट जो अभी तक की कुल क्षमता इसकी है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में मोदी जी द्वारा रीवा सोलर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो रीवा जगह है मध्य प्रदेश में, और इसके साथ साथ जुड़ी हुई जो 2 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है, और उसी के साथ साथ इसकी जो क्षमता है वो 750 मेगावाट की है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, सीधी सी बात है, आपको समझना है। उसके बाद मई 2020 में कितने राज्यों की मंडियों को ई-नैम, आप देख सकते हैं भारत सरकार की काफ़ी एक्सक्लूसिव स्कीम चल रही है ई-नैम योजना। तो ई-नैम योजना के तहत मंडियों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें किसान अपनी प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कितने राज्य जोड़े गए हैं अभी? 7। ये आपको ध्यान रखना है। और इन 7 राज्यों में ख़ास बात यह है कि हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल हुआ है इस बार। तो कुल मिलाकर के जो अभी मंडियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, ये थोड़ा सा हिंदी में लिखा गया 785। कितनी? 785 मंडियाँ अब तक जुड़ चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा जो मंडी जिस राज्य की जुड़ी हैं वो है राजस्थान। तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा मंडियाँ इस प्रोजेक्ट से जुड़ गई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर ये पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी, तो वो 14 अप्रैल 2016 को। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम आज के जो महत्वपूर्ण सवाल थे उन पर डिस्कस कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बस इस सीरीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए देख लें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ना कुछ नोट्स बनाने हैं ना कुछ, क्योंकि ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल हैं। तो आप लोग बस इनको अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, और पीछे की थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग ध्यान दें इस चीज़ का भी। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।